ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन की जिसका नाम किम मिन क्यू है। मिन क्यू को एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें वो जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो इसके जिस्म पर खौफनाक दाने पड़ने लगते हैं और इसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है या मर भी सकता है। मिन क्यू भी चाहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वो लड़कियों को टच नहीं कर सकता और इसी वजह से इसने घर में अपने आप को 10 साल से कैद किया हुआ है। मिन क्यू अपने घर से बाहर नहीं जाता। इसके पर्सनल डॉक्टर ओ ने इलाज करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इसका डॉक्टर मिन क्यू से कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीख ले। साथ ही वो मिन क्यू को एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग किस्म के रंग होते हैं जो इसकी एलर्जी की हालत को बताते हैं। ब्लू रंग में एलर्जी नॉर्मल, येलो में हल्का सा अटैक, ऑरेंज में मिन क्यू की एयरवेज बंद हो जाएंगी और रेड में वो कुछ ही मिनट्स में मर जाएगा। एक दिन प्रोफेसर होंग नामी साइंटिस्ट मिन क्यू से राब्ता करता है और वो कहता है कि इसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट तैयार किया है और क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है इसलिए मिन क्यू जब भी रोबोट को टच करेगा तो इसे कोई अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर होंग इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अगले दिन मिन क्यू होंग से मिलने इसकी लैब में जाता है और जैसे ही मिन क्यू वहाँ पहुँचता है तो वो एक रोबोट को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आ रहा था। रोबोट अपना नाम AJ3 बताती है जो प्रोफेसर होंग की बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मिन क्यू इसको देखकर हैरान रह जाता है और पहले तो वो इसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब वो इसे छूता है तो मिन क्यू को इसके शरीर पर कोई भी दाने नहीं आते। ये देखकर मिन क्यू बहुत खुश हो जाता है और AJ3 मंसूबे में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लैब में प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। टीम का एक बंदा सोडा की बोतल फेंकता है जिसकी एक बूंद रोबोट के प्रोसेसर में जा गिरती है जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर और इसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन AJ3 को डिलीवर करना था। अब रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे और इससे इनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए प्रोफेसर होंग एक प्लान बनाता है। इसे याद आता है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड GR जो कि रोबोट AJ3 की प्रोटोटाइप है, इसे मिन क्यू को रोबोट बनाकर भेजने का सोचता है। अगले दिन होंग GR से मिलने जाता है। प्रोफेसर होंग GR को कहता है कि अगर वो एक दिन के लिए AJ3 बने तो वो इसे 10 मिलियन देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि GR बहुत गरीब है और इसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो इस ऑफर को है और इसे रोबोट दिखाता है। इसके बाद सब मिलकर इसे सिखाते हैं कि AJ3 किस तरह से काम करता है और GR को रोबोट जैसे सेम कपड़े पहनाते हैं। इसके सर पर विग और आंखों में लेंस लगाते हैं जो कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर और इसकी टीम कैमरे की मदद से GR को मॉनिटर करेंगे। अब GR को सब समझाने के बाद एक लॉकर में बंद करके मिन क्यू के घर में लाया जाता है। मिन क्यू जैसे ही इसे लॉकर से खोलता है तो GR इसे देखकर डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले GR फूड की डिलीवरी देने मिन क्यू के पास जाती है और मिन क्यू को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती, जिस पर मिन क्यू GR को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसीलिए GR इससे लड़ने लगती है, लेकिन मिन क्यू इससे फिजिकल कांटेक्ट से बचने की कोशिश करता है और इसे दूर फेंककर वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि GR इसे देखकर डर गई थी, इसीलिए मिन क्यू प्रोफेसर को कॉल करता है और इसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर होंग एक कहानी बनाता है और कहता है कि AJ3 के 2 मूड है, ऑपरेशनल और फ्रेंड मूड। ऑपरेशनल मूड में वो प्रोफेशनली काम करती है, जबकि फ्रेंड मूड में वो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मूड में है, लेकिन इसे एक बटन दबाकर ऑपरेशनल मूड में बदला जा सकता है। मिन क्यू प्रोफेसर की बात मान लेता है और रोबोट की गर्दन के पीछे बटन दबा देता है। GR के रीसेट होने के बाद मिन क्यू इस रोबोट का इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है। इसी वक्त लैब की बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से GR का प्रोफेसर से राब्ता खत्म हो जाता है। अब इसे अपने आप से ही मिन क्यू को मैनेज करना होगा। सबसे पहले मिन क्यू GR को एक बॉक्स 3 मिनट के अंदर खोलने के लिए कहता है, जिसका पासवर्ड मैथ के हिसाब से मालूम होना था। GR को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वो डब्बे को तोड़कर खोल देती है, जिससे मिन क्यू बहुत हैरान हो जाता है। दूसरे टेस्ट में मिन क्यू इसे 10 सेकंड के अंदर अंडे को छीलने का कहता है। GR पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसीलिए वो आसानी से ये कर लेती है। मिन क्यू इससे बहुत खुश हो जाता है, इसीलिए वो रोबोट के होशियार होने की तारीफ करता है। इसी वक्त लैब में बिजली वापस आ जाती है और जब वो GR के लेंस से कनेक्ट होते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि GR मिन क्यू पर गुस्सा हो रही है, क्योंकि मिन क्यू ने बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाता है। इसी वक्त प्रोफेसर को मिन क्यू का फोन आता है और मिन क्यू कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है, जिसकी वजह से AJ3 का सीना फूल गया है। ये सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है कि इसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है
और साथ में मिनक्यू को खबरदार करता है कि वो इसके सीने को ना छुए, क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मिनक्यू मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन अचानक इसका दम घुटने लगता है और वो फर्श पर गिर जाता है। इसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी वक्त जिया भागकर आती है और इसकी पीठ थपथपाकर इसकी मदद करती है। मिनक्यू जैसे ही होश में आता है तो वो हैरानगी से पूछता है कि बगैर मेरे ऑर्डर के इसने मेरी मदद कैसे की, जिस पर जिया कहती है कि वो बहुत सी ऐसी चीजें बगैर ऑर्डर के कर सकती है। इसके बाद मिनक्यू पहली मर्तबा फिजिकल कांटेक्ट करता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मिनक्यू को किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती। रात होती है और जिया को लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर होंग इसे डांटता है क्योंकि वो एक्सपोज हो चुकी थी। ये सुनकर जिया मायूस हो जाती है क्योंकि इसे लगता है कि इसने अच्छा काम नहीं किया और वो नाराज होकर बाहर चले जाती है। उसी वक्त प्रोफेसर को एक बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेज दिया है और इसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इसी वक्त मिनक्यू की कॉल आ जाती है और वो प्रोफेसर से कहता है कि इसे 1 महीने के लिए AJ3 चाहिए। वो रोबोट को मजीद डीपली समझना चाहता है। अब प्रोफेसर के पास जिया को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो जिया के पास जाता है और इसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने का कहता है। इस बार वो इसे ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है, इसीलिए जिया राजी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली AJ3 नहीं आ जाता तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा और हम तुम्हें हर रात रिचार्ज करने के बहाने लैब में वापस ले आएंगे। अगले दिन बदकिस्मती से जिया को डायरिया हो जाता है और वो मैनेज करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो फार्ट कर देती है। मिनक्यू हैरानगी से पूछता है कि ये क्या आवाज है, जिस पर रोबोट जवाब देता है कि ये आपने किया है मेरे मालिक। जल्द ही गंध चारों तरफ फैल जाता है, इसीलिए जिया इसे कपड़े बदलने का कहती है। बोला बाला मिनक्यू इस पर यकीन कर लेता है क्योंकि इसके अलावा यहाँ और कोई इंसान नहीं है और वो कपड़े बदलने चला जाता है। इसका फायदा उठाकर वो भागकर वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। मिनक्यू जल्दी से वापस आ जाता है और वो देखता है कि रोबोट गायब है। वो इसे घर में ढूंढने लगता है और आखिरकार वो देखता है कि जिया इसके महंगे परफ्यूम से टॉयलेट को साफ कर रही है। मिनक्यू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रोबोट तो पानी को हाथ नहीं लगाते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। इस वक्त जिया झूठ बोल देती है कि वो एक एडवांस रोबोट है जो इन सभी कामों में माहिर है। जब मिनक्यू जाने वाला होता है तो वो नोटिस करता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आ रहा है। वो इसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका पैर साबुन पर आने की वजह से वो गिर जाता है। जिया इसकी तरफ भागती है, लेकिन मिनक्यू को बचाने की बजाय वो परफ्यूम पकड़ती है और इसके ऊपर गिरा देती है। लोहे की प्लेट की वजह से इसकी पसलियों पर चोट लग जाती है। अगले दिन जिया सफाई कर रही होती है तो वो गलती से कार्ड्स गिरा देती है, जिसे मिनक्यू ने 10 साल से संभाल कर रखा हुआ था। ये देखकर मिनक्यू गुस्सा होता है और इससे पहले कि वो मजीद इसे कुछ कहता, वो कहती कि इसकी बैटरी 5% तक पहुंच गई है और वो अपने आप को स्टैंड बाई मोड पर होने का बहाना करती है। इसके बाद मिनक्यू प्रोफेसर होंग से मिलता है और इसे कहता है कि रोबोट की गलतियों की वजह से वो बहुत परेशान हो गया है, लेकिन प्रोफेसर इसे कहता है कि इसे और डीप रिसर्च के लिए वक्त दिया जाए और मिनक्यू इस पर राजी हो जाता है। अगले दिन मिनक्यू का बहुत खसूसी मेहमान आने वाला था, इसलिए वो जिया को बाहर आने से मना करता है। वो कोई और नहीं बल्कि रिया इसकी पहली मोहब्बत थी। मिनक्यू इसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब रिया इसके कंधे पर हाथ रखती है तो मिनक्यू के जिस्म पर एलर्जी होने लगती है और वो ये सब रिया से छुपाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना बनाकर घर की तरफ भागता है ताकि वो किसी तरह इस कमरे में पहुंच जाए जहां इंजेक्शन रखा हुआ था। मिनक्यू बहुत कमजोर हो चुका था और वो सिरिंज पकड़ने में नाकाम रहता है। तभी जिया देखती है कि मिनक्यू जमीन पर लेटा हुआ है और इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब मिनक्यू को एलर्जी नहीं थी और मिनक्यू के लिए सब कुछ नॉर्मल था। छोटा मिनक्यू जब कार्ड्स का पहला घर बनाता है तो इसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हर कोई मिनक्यू के जन्मदिन पर इसकी पार्टी पर आया होता है। पार्टी के बाद सब कार में वापस जा रहे होते हैं, तभी एक बलून इसके बाप के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सामने आने वाला ट्रक इन्हें टक्कर मार देता है। अगले सीन में मिनक्यू हॉस्पिटल में उठता है। छोटा मिनक्यू अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा होता है जो दोनों हादसे में मर गए थे। दिन के वक्त बहुत सारे रिश्तेदार इससे मिलने आते हैं और इसका बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वो इसके बाप के पैसे का वारिस बनना चाहते थे। लेकिन जब मिनक्यू बाथरूम में जाता है तो इसे जेब से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करना। अगले दिन यूचुल नामी इसका एक दोस्त आता है और मिनक्यू के हाथ में एक अडॉप्शन पेपर देता है कि इसे इसके बाप ने भेजा है और अच्छा होगा कि अगर वो इसका भाई बन जाए। मिनक्यू थोड़ी देर सोचता है और आखिरकार वो कागजात पर सिग्नेचर कर देता है। यूचुल अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है, लेकिन जब मिनक्यू नीचे देखता है तो यूचुल का हाथ शैतानी पंजे में बदल रहा था।
मिनक्यू डर कर वहाँ से भाग जाता है और देखता है कि यूचुल ने जहाँ से इसे पकड़ा था वहाँ अजीब से छाले पड़ने लगे हैं। थोड़ी देर बाद यूचुल अपने बाप के पास वापस जाता है और इसे कागजात देते हुए कहता है कि काम हो गया है। लेकिन जब इसका बाप आखिरी सफा देखता है तो इसे पता चलता है कि मिनक्यू ने सिग्नेचर की जगह कुछ और लिख दिया है। इसके बाद छोटा मिनक्यू एक खाली हवेली में जाता है और इस दिन के बाद वो दूसरे इंसानों से दूर रहता है, क्योंकि हर कोई इसकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता था और वो दूसरे इंसानों को नाले का कीड़ा समझने लगा था, जिसकी वजह से इसे एलर्जी होने लगी थी। इसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा एलर्जी के बारे में कोई नहीं जानता था। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। मिनक्यू जागता है और अपने साथ जिया को पाता है। मिनक्यू इसे बताता है कि इसने ख्वाब देखा है जिसमें लोग इसके पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। इसके बाद वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। इसलिए वो जिया का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इसने इसे इंजेक्शन दिया था। जिया और मिनक्यू एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे और इनका रिश्ता मजीद गहरा होता जाता है और वो एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। एक दिन मिनक्यू इसे कहता है कि वो इसके साथ रिया की डेट पर जाए। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बैठते हैं। जैसे ही रिया वहाँ से जाने लगती है तो वो मिनक्यू को हाथ मिलाने का कहती है और फिर मिनक्यू डरते हुए इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसे एलर्जी शुरू हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जब वो अपना इंजेक्शन पकड़ता है तो वो इस सोच में पड़ जाता है कि इसे ये सिरिंज लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इस बेकार जिंदगी से थक चुका था। इसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बीप करने लगती है। जिया इसके पास आती है और वो होश में आ जाता है। जब जिया मिनक्यू को देखती है तो मॉनिटर नॉर्मल हो जाता है। मिनक्यू इंजेक्शन के बगैर ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो दूसरे अपार्टमेंट में वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो एक बंदा गलती से मिनक्यू से टकरा जाता है और वो चेक करने के लिए कि मिनक्यू ठीक है इसे पकड़ लेता है। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि इसे एलर्जी नहीं होती। ये देखकर मिनक्यू ज्यादा हजूम में जाने का फैसला करता है ताकि वो खुद को चेक कर सके, क्योंकि ऐसा इसने 10 सालों में नहीं किया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं एक बच्चा मिनक्यू के हाथ से टकराता है, लेकिन दोबारा कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक बहुत बड़े हजूम में जाते हैं जहां मिनक्यू के साथ वाला शख्स इसका हाथ पकड़ता है और मिनक्यू मॉनिटर पर देखता है कि सब ठीक है। ये देखकर मिनक्यू की आंखों में पानी आ जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर ओ को फोन करता है और रोते हुए कहता है कि इसकी एलर्जी खत्म हो गई है। तभी एक शख्स इससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से मॉनिटर बीप करने लगता है। दूसरी तरफ जिया मिनक्यू को ढूंढना शुरू करती है। जब वो मिनक्यू को देखती है तो इसकी एलर्जी खत्म होने लगती है और जब एक जोड़ा इन दोनों के दरमियान में आता है तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। मिनक्यू अपने डॉक्टर को बताता है कि कोई यहाँ पर है जिसे मैं देखता हूँ तो एलर्जी खत्म हो जाती है, और जब इसे नहीं देख पाता तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद जिया मुस्कुराती है और मिनक्यू कॉल बंद कर देता है और जिया को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा। इसके बाद वो डॉक्टर ओ से फोन पर बात करता है और इसे कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी हैरान है कि पहली बार मिनक्यू को एक इंसान के टच करने के बाद इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मिनक्यू जहाँ भी जाता है वो जिया को अपने साथ ले जाता है और इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है। इसी दौरान एजे रोबोट रिपेयर हो जाता है, लेकिन इसे प्रोफेशनली काम करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। प्रोफेसर कहता है कि एजे 3 कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिया, जिसे मिनक्यू के साथ रहने की आदत पड़ गई थी, वो ये खबर सुनकर उदास हो जाती है। एक दिन मिनक्यू जिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन इसे एक अलग मेज पर अकेले बिठा देता है। फिर वो रिया और इसके बाप को मिलता है। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं तो वो दूर बैठी जिया परेशान नजर आती है। कुछ देर के बाद जब मिनक्यू इसे लेने आता है तो वो इसे नजरअंदाज करती है और चले जाती है। अब मिनक्यू तभी सेफ है जब वो जिया के पास हो, लेकिन एक दिन वो अकेला एक गैस स्टेशन पर जाता है और अटेंडेंट पीछे डिक्की में क्रेडिट कार्ड उठाता है। जब वो क्रेडिट कार्ड वापस करता है तो मिनक्यू की उंगली पर टच करता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इसे याद आता है कि अटेंडेंट के हाथ के टच करने के बाद इसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और मॉनिटर बिल्कुल नॉर्मल है, हालांकि जिया भी इसके साथ नहीं है। इसके बाद क्यूमिन अपने प्रोफेशनल डॉक्टर को मिलने जाता है और इसे पिछले 10 सालों से इसकी मेहनत का शुक्रिया अदा करता है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके बाद डॉक्टर क्यूमिन से कहता है कि वो एजे 3 को वापस भेज सकता है क्योंकि अब वो मुकम्मल ठीक हो गया है। अगले दिन क्यूमिन प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि वो रोबोट से मोहब्बत करता है। प्रोफेसर कहता है कि वो एक रोबोट के बारे में बात कर रहा है जो पहले से प्रोग्राम किया गया था। ये सुनकर मिनक्यू कहता है कि वो पागल हो रहा है और प्रोफेसर से इसका हल पूछता है। अगले दिन प्रोफेसर मिनक्यू के पास आता है और इसे कहता है कि एक रास्ता है, अगर वो एजे 3 को रीसेट कर दे, इसी तरह वो सब कुछ भूल जाएगी और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। मिनक्यू उदास हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि अब यही रास्ता बचा है।
اس کے بعد جیہا بھی یہ خبر سنتی ہے اور وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ جیہا آخری بار AJ3 کے کپڑے پہنتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیہا منکیو کے سامنے کھڑی ہے اور برف باری ہو رہی ہے اور منکیو اسے آخری بار سیر کے لیے لے جاتا ہے اور واپس حویلی میں لے آتا ہے۔ آخر کار وہ ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں۔ منکیو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ سن کر جیہا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد منکیو جیہا کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی ماں کا ہار نکال کر جیہا کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے گلے لگاتا ہے اور منکیو ریسیٹ کا بٹن دبا دیتا ہے۔ لیب میں اصلی AJ3 رپورٹ کرتا ہے کہ منکیو کا فولڈر ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ رات کو منکیو اور جیہا سوتے وقت روتے ہیں۔ جیہا اتنی روتی ہے کہ اگلی صبح وہ بیمار پڑ جاتی ہے۔ اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ابھی بھی منکیو کی ماں کا ہار پہن رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، جہاں جیہا اپنی دادی کے شہر چلی جاتی ہے جبکہ منکیو ریحا کے ساتھ شادی کی تیاری کرتا ہے۔ ایک دن منکیو ٹرین پر چڑھتا ہے جہاں وہ AJ3 جیسا چہرہ دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ وہی سیم روبوٹ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھنے کے باوجود کچھ بھی بات نہیں کرتے کیونکہ جیہا کو منکیو کے ساتھ بولنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن منکیو کو شک ہوتا ہے کہ یہ وہی روبوٹ ہے، اسی لیے وہ پروفیسر کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے AJ3 جیسا چہرہ دیکھا ہے، جس پر پروفیسر کہتا ہے کہ اس نے روبوٹ کو کسی ایسے شخص پر بنایا تھا جو اس کا جاننے والا تھا۔ منکیو کہتا ہے کہ کیا وہ اس سے بات کر سکتا ہے، جس پر پروفیسر اسے منع کرتا ہے۔ پروفیسر کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے ساتھ بات کرنے کا کہتا ہے، جس پر جیہا مصروف ہونے کا بہانہ کرتی ہے، لیکن منکیو اس کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی دوران جیہا جلدی سے کچن میں جاتی ہے اور اپنے گلے سے ہار اتار کر پلیٹ میں چھپا دیتی ہے۔ بہت سارا ٹائم گزر جاتا ہے لیکن منکیو ابھی بھی وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جیہا اس سے بات کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے 4 سال پہلے ڈاکٹر ہانگ سے پیسے لیے تھے اور تمہارے سامنے روبوٹ ہونے کا ناٹک کیا تھا۔ منکیو اس سے مزید پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیہا اسے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے ورنہ وہ پولیس کو کال کرے گی۔ منکیو چلاکی سے اس کی دادی سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے پاس رہنے کے لیے کمرہ ہے، جس پر وہ عورت ہاں کہہ دیتی ہے اور اسے رات کو یہیں پر رہنے دیتی ہے۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ دادی کے ساتھ اچھے تعلق بنا لیتا ہے، ساتھ ہی جیہا کی توجہ بھی حاصل کر لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ گزارے وقت کی یاد دلاتا ہے۔ ایک دن منکیو ریسٹورینٹ پر جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جیہا یہاں سے جا چکی ہے، اسی لیے وہ یہاں اسے ہر جگہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ آخر کار وہ اسے ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے دیکھ کر جیہا جلدی سے نیکلس کو چھپا لیتی ہے، لیکن وہ نیکلس دیکھ لیتا ہے۔ یہ جان کر کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اسے بہت برا فیل ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا اس کی الرجی دوبارہ سے ظاہر ہونے لگ جاتی ہے اور مانیٹر ریڈ پر پہنچ جاتا ہے، جو پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ آخری سین میں وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے بچنے کے امکان بہت کم ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ دلچسپ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کا دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تب تک کے لیے الوداع۔